आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेल इंडिया के बारे में। जी हाँ, अपने क्षेत्र का ज़बरदस्त स्टॉक है और इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% का तेज़ी देखने को मिला है, जो कि इसकी क्लोजिंग प्राइस लगभग 180 के नियर अबाउट में हुई है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इसमें ठीक ठाक गेन देखने को, लगभग 7% का गेन अगर 5 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है तो ऑलमोस्ट बेहतर ही कहेंगे। और यहीं पे अगर एक मंथ की बात करें तो इसमें लगभग 3% का अभी भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो जी हाँ, यहाँ ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लगभग 20% का। तो ये तो 6 महीने का है, तो इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने जो इंडियन मार्केट की कंडीशन है, ये पिछले 6 महीने में अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं निफ्टी का, तो ये भी ठीक ठाक डाउनफॉल है। और अगर निफ्टी 10% डाउन है और कोई स्टॉक अगर 20% डाउन है तो ये इसके लिए कोई आश्चर्य वाली बात या सरप्राइजिंग बात नहीं है। वहीं एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो इसमें मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। यानी अगर ये देखें कि ये स्टॉक ने अपने निवेशकों को पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो कोई ये पहला स्टॉक नहीं है। आप काफ़ी सारे स्टॉक को देखेंगे तो वो लगभग नेगेटिव में ही, अगर एक साल का रिजल्ट हम देखते हैं तो नेगेटिव में ही होंगे या ऑलमोस्ट मामूली बढ़त या मामूली नेगेटिव होंगे। तो ये तो हम लोग गेल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करें, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे फंडामेंटल, इसके बाद टेक्निकल चार्ट पे क्या बन रहे हैं, इसके बाद प्राइस एक्शन और लास्ट में कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इस स्टॉक के बारे में टारगेट निकल के आया हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कंपनी ने अभी हाल ही में डिविडेंड के बारे में भी घोषणा किया है, जिसका भी जिक्र करेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम इस स्टॉक का एनालिसिस शुरू करें इससे पहले जरा निफ्टी का अपडेट ले लेते हैं, इसके बाद चलते हैं हम गेल इंडिया का फंडामेंटल देखने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो हमने ओपन कर रखा है चार्ट, ये निफ्टी 50 का है और निफ्टी 50 में आज मामूली डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि लगभग 43 पॉइंट का है। यानी परसेंटेज में अगर देखें हम तो 0.18% का बनता है। आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,686 पे। और यही निफ्टी में जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। कल एफआई ने खरीदा था तो डीआई ने सेल किया था, आज एफआई ने सेल किया है तो डीआई ने बाइंग किया है। तो ये कुल मिला जुला के चलता रहेगा। फिलहाल निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 23,360 का है और जो रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें 24,860 का है। तो अभी निफ्टी ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड कर रहा है और आरबीआई की पॉलिसी आनी है। इसके बाद आरबीआई की पॉलिसी में जो बड़े बड़े एनालिस्ट अनुभव शेयर कर रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट संभव है इस बार। चूंकि जो बजट आया है, निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक तरह से आरबीआई को बैटिंग करने के लिए पिच तैयार कर दिया है। तो ये तो हम लोगों ने निफ्टी के बारे में देखा और निफ्टी में बहुत जल्द, चूंकि काफ़ी दिनों से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, आप देखेंगे तो, और लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गए निफ्टी में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन मार्केट में हाँ, अगर एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है उसके बाद में हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी में यहाँ पे साइडवेज रहा था, उसके बाद में एक ज़बरदस्त गेन देखने को मिला और इसके बाद में फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के बाद गेन भी देखने को मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि कोई भी हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग के पर्पज से डिस्कस करते हैं। इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है ले आप, और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, इसमें आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में ज़्यादा दिन तक डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट, तो अगर जब भी मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट कंसोलिडेट के अकॉर्डिंग नज़रिए से आप देखेंगे, उसके बाद में एक अच्छा बुल रन मार्केट ने देखा है। ये कोई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये जो निफ्टी में माहौल बनता हुआ दिख रहा है इसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए यहाँ पर भी निफ्टी ने थोड़ा सा नेगेटिव या साइडवेज रहा, इसके बाद में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो चलिए, ये तो बहरहाल हम लोग निफ्टी के बारे में बात किया और निफ्टी का सेंटीमेंट अभी नेगेटिव नहीं है, इसे हम लोग पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो आइए अब हम गेल इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में क्या एक्टिविटी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 129 लाख का वॉल्यूम आया हुआ है, इक्विटी का लेन देन हुआ है। अगर रुपए में बात करें तो 232 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है इस स्टॉक में। सबसे अच्छी बात निकल के जो आई है, लगभग 56% का डिलीवरी में माल उठाया गया है। 52 वीक हाई 31 जुलाई 2024 को इस स्टॉक ने लगाया था और 52 वीक लो 28 जनवरी 2025 में, यानी हाल ही में अभी लगाया है इस स्टॉक ने। वहीं इस कंपनी की बात करें तो ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग का वर्क करती है ये कंपनी। तो ये तो हम लोगों ने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में क्या एक्टिविटी हुई है। तो इसमें हमें प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है
कि स्टॉक ने अभी हाल ही में अपना लो लगाया है, इसके बाद में ट्रेड ये अप की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा से प्लस पॉइंट इसमें देखने को मिला, जो कि 56% का डिलीवरी में उठाया गया है इस स्टॉक को। अब आइए हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल इस स्टॉक का। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। 1,18,023 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बड़ी कंपनी की साइज है। और यही स्टॉक का करंटली पी देखें तो लगभग 11 का है और इंडस्ट्रीज पी 17.7 का है। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्टॉक अभी अपने चीपर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी देखें तो लगभग 14.5 का है और आरओई 14 का है। यानी आरओसी और आरओई कंपनी का नंबर जो दिख रहा है ये बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। वहीं कंपनी की बुक वैल्यू 127 की है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 3.5 का है। फेस वैल्यू 10 का है। कंपनी सरकारी है तो इसके लिए इस पे कर्ज 19,632 करोड़ का है। और कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है लगभग 2,581 करोड़ का है। यानी कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है और कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है वो कम है, लेकिन इस सेक्टर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं कंपनी का पी देखते हैं, पी रेशियो, तो पिछले 5 साल का जो पी मीडियम पी है वो 8 का है और इससे ये कंपनी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है। तो इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग तो ठीक था स्टॉक, लेकिन अगर इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 साल में तो ये स्टॉक अभी अपनी जो इसकी चलने की रफ्तार है उससे ये महंगा नज़र आ रहा है। जहाँ 8 का है और ये स्टॉक लगभग 11-12 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो मीडियम पी लगभग 11.5 का है और उसी के आसपास में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 13.5 का इसका जो मीडियम पी है और उससे चीपर वैल्यू पे ये नज़र आ रहा है। अगर यहीं पे हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखें 10 साल में तो जी हाँ लगभग 12.5 का मीडियम पी है और उससे नीचे अवेलेबल है। यही कुछ पेयर कंपनी है जिसके बारे में हम लोग को बात करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो इस लिस्ट में 7 कंपनी है जिसमें नंबर 1 पे गेल इंडिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का जो है वो ठीक नंबर दिख रहा है लगभग 31 का। सेल ग्रोथ 3.5 का है, लेकिन इस सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं वो लगभग यही है। अगर अडानी टोटल गैस को छोड़ दे तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, उसके बारे में तो खैर बात करना, चूंकि इसकी वैल्यू भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप पी देखें तो अडानी टोटल गैस का 105 का है और वहीं ये 11 के समथिंग में ट्रेड कर रहा है। तो अडानी गैस की अभी फिलहाल हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग गेल इंडिया भी शानदार दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने Q3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया है और इसमें कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है ईयर ऑन ईयर कंपनी का नंबर बेहतर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ये भी नंबर बेहतर है। यानी दोनों में कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस ठीक किया है। कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो ये ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेहतर है, जिसके वजह से कंपनी के EPS यानी अर्निंग पर शेयर इसमें शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले क्वार्टर में 4.1 का EPS था जो करंट क्वार्टर में 6.21 का हो गया है। और अगर 1 साल पहले की कंपेयर करें तो लगभग 5 का था, वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बैलेंस शीट कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। PSU सेक्टर की कंपनी है लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर कहेंगे। यहीं पे कंपनी का अगर कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो नंबर जो है वो ठीक ठाक ही कहेंगे, बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक कहेंगे। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, अगर 10 साल 5 साल में एवरेज है, बाकी 3 साल और लास्ट ईयर में बहुत बेहतरीन नंबर पेश करती है। स्टॉक CAGR की बात करें तो लास्ट ईयर का नेगेटिव दिख रहा है, बाकी 10 साल 5 साल में नंबर बेहतर है। सबसे मेजर पॉइंट है जो वो रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है, तो ये नंबर मार्केट एस्टिमेट को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 14-15 के आसपास में एनुअली रिटर्न मिल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये एक नंबर ठीक कहेंगे। बहुत बेहतर तो नहीं है लेकिन हाँ अगर आप इन्फ्लेशन को और GDP को बीट करते हैं यानी 7-5-12 को क्रॉस करते हैं तो ये नंबर अच्छा ही कहा जाएगा। यही बैलेंस शीट की बात करें कंपनी का तो इसमें जो कंपनी के पास रिजर्व है वो लगभग 77,234 करोड़ का है और कंपनी की लायबिलिटी जो है वो 25,550 करोड़ का है। तो ये नंबर दोनों बेहतर दिख रहा है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है, लायबिलिटी देनदारी कम है। और यही कंपनी के एसिड्स अगर हम देखें तो एसिड्स कंपनी का कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। आइए अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर अपने कंपनी में इंटरेस्टेड है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि अगर हम सितंबर टू दिसंबर कंपेयर करें तो 0.02% का स्टेक प्रमोटर ने सेल किया है। ये नंबर इन्होंने जून के क्वार्टर में 0.2% इंक्रीज किया था। इनके पास पहले भी लगभग इतना ही स्टॉक था और अभी भी इतना ही है, थोड़ा सा
इन्होंने इंक्रीज किया था, जो कि बाद में डाउन कर दिया है। वहीं जब कंपनी अपनी प्रमोटर अपने स्टेक को डाउन करती है तो इसका इफेक्ट जो इन्वेस्टर होते हैं इन पे भी पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एफआई ने सेलिंग किया है, तो एफआई की सेलिंग हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है सितंबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर में। क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में कंपेयर करें तो एफआई ने सेल किया है। वहीं डीआई ने जो है वो बाइंग किया है। डीआई के नंबर आप देख सकते हैं, ठीक नजर आ रहा है। इन्होंने बाइंग किया है लगभग 1%, अराउंड फिगर में हम लोग बात करें तो लगभग 1% का डीआई की स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट लगभग एक ही फिगर है, 7.61%। पिछले क्वार्टर में 7.62% था, जो कि मामूली डाउन देखने को मिल रहा है। ये कोई मेजर पॉइंट नहीं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग इस क्वार्टर में थोड़ा सा जंप करता हुआ दिख रहा है, जो कि मामूली है। तो जो इन्वेस्टर का जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट ठीक है। एफआई तो सब जगह सेलिंग कर रहे हैं, अगर इसमें इन्होंने लगभग अपना 1% या 0.25% स्टेक डाउन किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल देखा। फंडामेंटल कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। और चाहे हम पी देखें, पी रेशियो देखें, बैलेंस शीट देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें या क्वार्टरली रिजल्ट देखें, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो सभी जगह कंपनी मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है और कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। यानी फंडामेंटल कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड वाले क्या करें, यानी बिग प्लेयर, किसी भी स्टॉक में बिग प्लेयर का क्या मूवमेंट हो रहा है। अगस्त में सेलिंग देखने को मिला म्यूचुअल फंड की तरफ से, सितंबर में भी सेलिंग देखने को मिला, अक्टूबर में बाइंग हमें देखने को मिली है, नवंबर में भी जबरदस्त बाइंग है, दिसंबर में थोड़ा सा बाइंग कम हुई है लेकिन बाइंग हुई है। वहीं जो दिसंबर मंथ का सबसे बड़ा जो सेलर रहा, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप ने सेलिंग किया है। यह है 0.08% का, जो कि 50 लाख इक्विटी की सेलिंग किया है। वहीं जो सबसे बड़ा जो बायर है वो कोटक इक्विटी आर्बिटेज फंड ग्रोथ ने बाइंग किया है 74,90,850 इक्विटी का, जो कि बनता है 0.11%। तो म्यूचुअल फंड वाले इसमें बाइंग कर रहे हैं और इस स्टॉक की खूबसूरती यहाँ से बढ़ती है, क्योंकि बिग प्लेयर जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी इस स्टॉक में कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है उनको, तभी वो इसमें बाइंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बाइंग है, एग्रेसिव बाइंग नहीं है। तो यहाँ से भी एक तरह से हमें फंडामेंटल पे भी ग्रीन सिग्नल मिला। म्यूचुअल फंड वाले यानी बिग प्लेयर भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो इस स्टॉक के लिए अभी हम लोगों ने जो देखा फंडामेंटल और बिग प्लेयर का, तो दोनों में पॉजिटिव संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं चार्ट, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि टारगेट इसमें क्या निकल के आया है। तो साथियों, ये जो हम लोगों ने चार्ट ओपन कर रखा है, ये गेल इंडिया का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। अभी ये करंटली 180 के समथिंग में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इसका जो सपोर्ट है वो 170 के समथिंग में है, 172 पे इसका सपोर्ट है। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें और मेजर रेजिस्टेंस, वो लगभग 211 का है, यानी 210 का आप मान के चल सकते हैं। और अभी इस स्टॉक में जो बाइंग दिख रही है, इसमें प्राइस एक्शन बनता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 185 को जब ये क्रॉस करेगा ये स्टॉक, इसके बाद में हम लोग इस स्टॉक में बुलिश कंसीडर करेंगे, क्योंकि 185 का जो लेवल है वो एक अपने रेजिस्टेंस को, जो माइनर रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे, उसको ये ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा। तो अगर इस स्टॉक को, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, ना कि कोई मेरे तरफ से बाई और सेल का रिकमेंडेशन है। अगर आप पर्सनली मुझसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि मुझे इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो मैं इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टाइम के लिए मुझे होल्ड करना है तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे तो मैं इसको नहीं बाइंग करूंगा। हाँ, यहाँ से अगर ये थोड़ा सा अप, यानी लगभग 6-7 रुपये और ऊपर जाके क्लोजिंग आती है डेली टाइम फ्रेम पे, यानी 185 के ऊपर, तो जैसे कि ये अपना जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट देता है तो मैं इसे बाइंग करूंगा और पहला जो मेरा टारगेट होगा वो 210 का होगा। और अगर इसे लॉन्ग टाइम के लिए मुझे होल्ड करना होगा तो यहाँ से अगर ये मे भी 1% डाउन भी मिल जाए, डाउनफॉल भी देखने को मिले, तो फिर मैं 160 के समथिंग में सेकंड बाइंग करूंगा। या तो नीचे आए तो 160 पे बाइंग करूंगा और ऊपर जाएगा तो 210 का जैसे ब्रेकआउट देता है वहां पे मैं फिर से बाइंग करूंगा। यानी 2 बार मेरी को बाइंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे अभी मैं वेट करूंगा नहीं बाइंग करने के लिए। 185 के ऊपर जाता है, यानी एक जो माइनर रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट देता है तो बाइंग करूंगा और फिर वेट करूंगा या तो 160 पे आए या तो 210 पे जाए, तो सेकंड बाइंग वहां होगी। यानी अभी नियर अबाउट 30% स्टॉक को मैं एक्यूमुलेट करूंगा। अगर मुझे 10 खरीदना है तो 3 स्टॉक अभी मैं कंसिडर करूंगा 185 के ऊपर के लेवल पे खरीदने के लिए। वहां से मैं वेट करूंगा 210 के टारगेट को। अगर 210 को ब्रेकआउट देता है जो मेजर रेजिस्टेंस है इसका, तो फिर वहां पे 40 इक्विटी
और मतलब 40% इक्विटी और बाइंग करूंगा, यानी 3 अभी खरीद लिए और 4 उस टाइम खरीद लूंगा, यानी मेरे पास हो जाएंगे 7 स्टॉक। इसके बाद में अगर ये 210 को ब्रेकआउट देता है तो फिर उस कंडीशन में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में पहुंचता हुआ नजर आएगा, जो कि इस स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर हम पीछे का देखें तो उससे हमें पता चलता है कि 240 के आसपास में अगर 210 को ब्रेकआउट देता है तब। अदरवाइज अगर 185 से मेरी बाइंग हुई और फिर वहां से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला तो फिर 160 के आसपास में 165 पे सेकंड एक्यूमुलेशन होगा, जो कि अभी 3 खरीदना और फिर बाद में 4 यानी 7 हो जाएंगे और फिर मैं वेट करूंगा 210 का। तो ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और ये डेली टाइम फ्रेम पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यहीं अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में भी लगभग ऐसा ही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है इसका 172 का और रेजिस्टेंस जो है वो 210 के समथिंग में है। तो ये तो हम लोगों ने चार्ट पे देखा कि इस स्टॉक में क्या मोमेंटम बन रहा है। अगर हम पीछे का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो देखिए यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। इस स्टॉक में पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो 2021 में स्टॉक लगभग 80 रुपए के आसपास में था। 21 से लेकर 23 तक ये स्टॉक साइडवेज ही कहेंगे। 80 से 100 के 120 के नीचे, यानी 80 और 120 के नीचे ये स्टॉक लगभग 2 साल तक कंसोलिडेट होता रहा। इसके बाद 2023 के बाद इस स्टॉक में आप देखेंगे कि एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जो कि 100 रुपए से पहुंच गया 240 रुपए पे। तो जब कोई स्टॉक पिछले एक साल में 23 से 24 या 25 2 साल में स्टॉक लगभग 1.5 गुना हो गया तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। कोई भी इन्वेस्टर कितना दिन वेट करेगा? सब लोग तो लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन इसमें बनाते नहीं है किसी भी स्टॉक में। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए भी प्लेयर होते हैं जो कि इस स्टॉक में बनाए 3 महीने 6 महीने के लिए। तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो कि यहाँ हमें साफ नजर आ रहा है। और वैसे अपने मार्केट का सेंटीमेंट 6-8 महीने से तो गड़बड़ ही चल रहा है, कोई अप मूव तो देखने को मिल नहीं रहा और निफ्टी भी साइडवेज है। तो निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, जिसके वजह से हर एक स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा चार्ट की कहानी। अब आगे चलते हैं, हम इस पे कुछ ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें फोरकास्टिंग हुआ है पिछले अगले एक साल के लिए, 35 एनालिसिस्ट ने पिछले अगले एक साल के लिए टारगेट दिया। जो मैक्सिमम टारगेट है वो 270 का है और जो एवरेज है, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ से 21% अप 217 का। तो ये तो अभी मैक्सिमम में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेंगे 217 को टारगेट को अचीव करने के लिए। वहीं पे स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया गया है 145 का और एवरेज टारगेट 217 का है और मैक्सिमम टारगेट 270 का है। ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ये एक साल के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक बहुत शानदार है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है और इसमें फ्यूचर ग्रोथ है। तो ये तो हम लोगों ने देखा टारगेट और स्टॉप लॉस, एवरेज और मैक्सिमम। यहीं पे कंपनी ने डिविडेंड के लिए भी घोषणा की है, जो कि 6.5 रुपये का डिविडेंड है। और इसमें अभी जो एनालिसिस्ट है वो बाई की रेटिंग इस स्टॉक के लिए दिए हुए हैं। तो ये तो आप लोगों ने देखा। यहीं पे कंपनी के ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में यानी Q3 में कंपनी का जो ईपीएस जो फोरकास्टिंग हुई थी वो 4 का था, जो कि कंपनी ने फेस किया है 3 का। तो थोड़ा सा इसमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रही है कि जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का वो कुछ ज़्यादा था। वहीं कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें कंपनी ने मार्केट के एस्टिमेट को बीट किया है, जो कि लगभग 6% के आसपास में बनता है। एस्टिमेट था 330.28 का और जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है 350 के नियर अबाउट, यानी 6% अप। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए कि मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था और कंपनी ने क्या अचीव किया। वहीं कंपनी का जो टारगेट है वो बहुत अच्छी है। तो आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।